दोस्तों, आज आप लोगों को इस लाइव क्लास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड हमारे एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसको हमारे खगोलविद अरसे से सुलझाने के चक्कर में हैं। हम ब्रह्मांड पर निरंतर कोई न कोई शोध करते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे टॉलमी ने 140 ईस्वी में उन्होंने अपने सिद्धांत का एक प्रतिपादन किया था। यानी पहली बार किसी व्यक्ति का दिमाग गया कि ब्रह्मांड के बारे में कुछ सोचा जाए, और उन्होंने अपने सिद्धांत में यह प्रतिपादित करके बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सारे खगोलीय पिंड चक्कर काटते हैं। दोस्तों, पहला ऐसा विद्वान था जिसने इस तरह की बात सोची। और हम जानते हैं बहुत अरसे तक कोई उसके समक्ष उसके सिद्धांत को चुनौती देने वाला नहीं मिला, लेकिन यह सर्वविदित है कि जैसे ही एक व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके बाद कई लोगों की नजरें उस तरफ मुड़ती हैं और उस तरफ अग्रसर होते हैं, सोचते हैं। इसी तरह कोपरनिकस ने 1543 में उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया और फिर उन्होंने बताया, क्या बताया, कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में न होकर के सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। दोस्तों, फिर क्या होता है, एक केपलर महोदय थे हमारे खगोल शास्त्री, और केपलर महोदय ने बताया, पहले तो उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया और उसके बाद उन्होंने एक और राय दी और उस सिद्धांत में यह उन्होंने बखान किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में ना होकर के बल्कि सौरमंडल के केंद्र में है। किसके केंद्र में है? सौरमंडल के केंद्र में है। और सौर परिवार के सभी लोग, उसका जितने भी ग्रह हैं, वो चक्कर काटते रहते हैं। तो इसके बाद देखते हैं फिर हमारे जॉर्ज लेमेतेयर ने 1894-96 में, जॉर्ज लेमेतेयर ने 1894-96 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, बताया कि करीब 15 अरब वर्ष पूर्व हमारे ब्रह्मांड में एक खगोलीय पिंड, एक कॉस्मिक पिंड विद्यमान था और उसी से इस ब्रह्मांड की
उत्पत्ति हुई है। उसके बाद रॉबर्ट बेगुनर ने भी 1967 में हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उनके सिद्धांत को सही ठहराते हुए व्याख्या किया। क्या व्याख्या किया? कि ब्रह्मांड में एक कॉस्मिक पिंड था और उस कॉस्मिक पिंड में जमाव ज्यादा होने के कारण, धूल कण गैसों का जमाव ज्यादा होने के कारण उसमें गुरुत्वाकर्षण डेवलप हो गया और वो अपनी तरफ संपीड़ित होने लगा, जिससे कि उसके अंदर का ताप बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? ताप बढ़ने लगा। और फिर क्या था? गुरुत्वाकर्षण, ताप और दाब की ये सतत अनवरत प्रक्रिया चलती गई और ये प्रक्रिया निरंतर न खत्म होने वाली चलती रही। यानी ज्यों ज्यों गुरुत्वाकर्षण उसमें बढ़ता गया, ताप बढ़ता गया, दाब बढ़ता गया, वो निरंतर कंटिन्यू, जो बहुत बड़ा एक संघनित पिंड था, अब उसका आकार सीमित हो गया। अब धीरे 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 छोटा होने लगा और वो संपीड़ित होकर के उसका आकार कम होने लगा। और एक समय ऐसे आया कि ताप और दाब में तो कमी हो नहीं रही है, लेकिन अंदर जगह की कमी हो गई कि संपीड़ित कहां हो। आखिर वो किस जगह उसका संकुचन हो, अब उसके संकुचन की जगह समाप्त हो चुकी थी। जैसे सपोज करो इतनी बड़ी गेंद है, अब आप उस गेंद को दबाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो दबने की जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। आप जानते हैं इसी तरीके से जब उसमें संकुचन की जगह समाप्त हो गई, संपीड़न बंद हो गया, लेकिन क्रिया जारी रही, तो उस क्रिया का रिएक्शन हो गया। और क्या हुआ? वो जो कॉस्मिक पिंड संकुचित होकर के एक बंद अवस्था में आया था, अब उसमें निरंतर संकुचन होने के कारण रिएक्शन हुआ और विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया जिससे अगणित आकाश गंगाएं, न्यायिकाएं, क्वेश्चर और अन्य खगोलीय पिंडों का जन्म हुआ और वो हमारे परमाणु सिद्धांत की तरह जो जितनी गति से दूर हो गया वो उतनी गति से गतिशील हो गया। और इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के तो कई सिद्धांत हैं, जिसमें डॉपलर सिद्धांत और महाविस्फोटक सिद्धांत इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर योर एग्जामिनेशन। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखिए ये बहुत सरस हैं। आप लोग 11वीं 12वीं पढ़ के आते हैं, आपको डॉपलर का प्रभाव पढ़ाया जाता है। डॉपलर के प्रभाव में रेड सेट सिद्धांत बताया गया है कि किस प्रकार से लाल रंग स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट होता जाता है। उससे यह प्रतीत होता है कि आकाश गंगाएं हमसे दूर होती जा रही हैं। आकाश गंगाएं हमसे दूर होती जा रही हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा ब्रह्मांड अनवरत रूप से बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स ओपन है, खुला है, वृहत है। यू कैन से शून्य, जीरो है, यानी कितनी भी जगह तक बढ़ता जा सकता है। और यह स्थिति कब डेवलप हुई? 15 अरब वर्ष पूर्व। कितने अरब वर्ष पूर्व?
15 अरब वर्ष पूर्व यह स्थिति हमारी ब्रह्मांड के सामने आई। अब इस महाविस्फोटक सिद्धांत में एक तो डॉपलर सिद्धांत बताया गया, रेडशिफ्ट सिद्धांत, जिसमें स्रोत पर्यवेक्षक से दूर जाता रहता है, रेड कलर जो है स्पेक्ट्रम के किनारे पर स्थिर होता जाता है, उससे पता चलता है कि हमारी आकाश गंगाएं दूर होती जा रही हैं। और इधर महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम फायरवर्क्स थ्योरी के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा इंजीनियरिंग महकमा है, जो हमारा मैकेनिकल संयंत्र है, वो सब इसी के माध्यम से चलता है। कैसे चलता है? वहां पर ब्रह्मांड का जो कॉस्मिक पिंड संपीड़ित होते होते और संकुचन की जगह खत्म होने पर विस्फोट हुआ, ठीक उसी तरीके से यहां पर जब हम सिलेंडर हेड के अंदर, जब पिस्टन के अंदर एयर और पेट्रोल के मिक्सर को डालते हैं, और अगर 4 सिलेंडर का 4 पिस्टन वाला होता है, सिलेंडर का इंजन होता है, तो 2 पिस्टन एट ए टाइम सिलेंडर हेड में उस मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए लगते हैं, तो 2 ऊपर होते हैं। जैसे आप सेल्फ स्टार्टर से या हैंडल से, पहले हैंडल से स्टार्ट करते थे, तो क्या हुआ? जैसे ही हैंडल से स्टार्ट करेंगे, क्रैंक शाफ्ट जिगजैग होगी, वो घूमेगी और दोनों पिस्टन सिलेंडर हेड में जाएंगे और वहां एयर और पेट्रोल का मिक्सर होगा, और वो जब दबाएंगे एयर और पेट्रोल के मिक्सर को, तब तक दबेगा जब तक उसके अंदर संकुचन है, और जिस समय उसके अंदर संकुचन की जगह नहीं है, कंप्रेस होने की नहीं है, उसी समय विस्फोट होता है और वो पिस्टन ऊपर चला जाता है, और जितनी तेजी से वो ऊपर जाता है, दूसरा नीचे आ जाता है और वो कंप्रेस करता है, फिर इग्नाइट होता है। इस तरीके से आप देखते हैं कि हैंडल निकाल के फेंक देते हैं, गाड़ी चलती रहती है, और जब तक इंजन ऑफ नहीं करते हैं गाड़ी घूमती रहती है ना। केवल आप पेट्रोल और एयर के मिक्सर को देते जाएं, या अगर आपकी डीजल गाड़ी है तो उसमें FIP होगी, उसमें आप डीजल और एयर के मिक्सर को देते जाएंगे। बात वही है, गाड़ी को डीजल और हवा के मिक्सर ईंधन के रूप में चाहिए, पेट्रोल गाड़ी को पेट्रोल और हवा का मिक्सर चाहिए ईंधन के रूप में, और आपको खाने के साथ ऑक्सीजन चाहिए। बातें वही है, बिना हवा के कुछ हो नहीं सकता है। तो इसीलिए उसको फायरवर्क्स थ्योरी का नाम दिया गया है। इसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो अगर फ्री स्टाइल में अगर एक परिभाषा कहें कि ब्रह्मांड क्या है, तो कैसे कहेंगे? ब्रह्मांड एक व्यापक शून्य है। क्या कह सकते हैं? ब्रह्मांड एक व्यापक शून्य है, जिसके अंतर्गत अगणित आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, क्वेशर और अनेक खगोलीय पिंड विचरण करते हैं। यानी 1000 अरब से अधिक आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं। तो शुद्ध परिभाषा तो दोस्तों यही है, क्या कि ब्रह्मांड एक व्यापक शून्य है, जिसके अंतर्गत अगणित आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, क्वेशर और अन्य खगोलीय पिंड विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। That's all. That is enough. संपूर्ण परिभाषा, यानी आपके ब्रह्मांड की संपूर्ण अर्थ का द्योतक है।
मैंने बताया कि अब जब हम मोटे तौर पर जो हम लोग अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो हम सर्च आउट करते हैं, जो थ्योरियों में पहुंचते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसमें हम लोगों ने बताया कि कम से कम 1000 अरब गैलेक्सी हैं। कितनी है? 1000 अरब लगभग गैलेक्सी हैं, है कि नहीं? और प्रत्येक गैलेक्सी में प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 1 अरब तारे हैं। कितने तारे? देखो बहुत आराम से कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग अपना काम भी करते जाएं, आपको समझ में आता जाए, कहीं ट्रेन छूट नहीं रही है। क्या मैंने बताया? 1000 अरब से अधिक तो हमारी गैलेक्सियां हैं, आकाश गंगाएं हैं, और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे के आसपास हैं। क्लियर? अब आप सोचो, जो हमारा सूर्य है, अभी जो मैंने आकाश गंगाएं बताया, हमारा सूर्य जो है वो कितना नन्हा सा, अदना सा है। कितना तिनगा सा है। 100 अरब तारों में से एक नन्हा सा तारा है। दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, वैसे सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर काटता है। आपको पता होना चाहिए, यही तो सृष्टि के गुरुत्वाकर्षण का खेल है। सब एक दूसरे के खूंटे से बंधे हुए हैं, नहीं? सब बंधे हुए हैं। आप किसी भी प्रकार के गुरुत्वाकर्षण में चले जाइए, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही है, सूर्य आकाश गंगा का चक्कर काट रहा है, सब एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं गुरुत्वाकर्षण में। अब आपसे प्रश्न यह पूछा जाता है, अभी तक मैंने जो बताया उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। ल्यूसेंट में तो एक नर कंकाल की तरह दिया होगा ये, और वो जितनी जल्दी पढ़ेंगे उतनी जल्दी चला जाएगा। लेकिन अगर उसको उत्तक कोशिकाओं के साथ उन सूचनाओं को ग्रहण करेंगे तो बराबर मासल रहेंगे और बराबर बने रहेंगे, स्ट्रेंथ रहेंगे, और इससे आप काम वर्कआउट भी कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था? कि सूर्य आकाश गंगा का चक्कर काटता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य आखिर कितने वर्षों में आकाश गंगा का चक्कर पूरा करता है? अब आपको वो ऑप्शन दे सकता है 50,000 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष। तो क्या होगा? कोई जवाब देने वाला है? जवाब देने वाला कोई नहीं है। यानी हमारा जो सूर्य है वो बचवा 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा कर पाता है। किसका? आकाश गंगा का, है ना? कितने वर्षों में पूरा करता है? 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा कर पाता है। अब आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड में कितने प्रकार की आकाश गंगाएं हैं? ब्रह्मांड में कितने प्रकार की आकाश गंगाएं हैं? देन आप बता सकते हैं कितनी? 3 प्रकार की आकाश गंगाएं हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आकाश गंगाएं हैं। यानी नंबर 1 दीर्घ वृत्ताकार आकाश गंगाएं, यानी एक
जो हमारी सैटेलाइट के माध्यम से जो हम लोगों ने आकृति निश्चित की है, एक दीर्घ वृत्ताकार है। कितनी दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा का झुंड है, उसको हम कहते हैं दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा। और दोस्तों 2/3 भाग को वो अपने आप में कवर करती है ब्रह्मांड के। और ये जो आकाशगंगा है दीर्घवृत्तीय, ये अत्यधिक प्राचीन तारों के जमाव से निर्मित है। और दूसरे जिसमें हमारा सूर्य है वो है सर्पाकार आकाशगंगा, मिल्की वे, कुंडलीकार आकाशगंगा, तस्तरी नुमा आकार गंगा। पहले तस्तरी आती थी, यूं डिजाइन बनी होती थी, इसी तरीके से कुंडली भी ऐसे से हमारी होती है। तो सर्पाकार आकाशगंगा का पार्ट है हमारा सूर्य। और जो सर्पाकार आकाशगंगा है जिसमें से हमारी मिल्की वे है, उसमें 24 आकाशगंगाओं का एक ग्रुप बना दिया गया है। उसको कहा गया है लोकल ग्रुप। यानी सर्पाकार आकाशगंगा में जो हमारी पृथ्वी यानी जो हमारी मिल्की वे है, उसके आसपास की कितनी 24 को मिला करके एक क्या कहा गया है, लोकल, जैसे मोहल्ला टाइप का हो गया। ठीक है। और जो हमारी आकाशगंगा है उसके लेफ्ट एंड राइट एक लार्ज मैग्नेटिक मेघ और एक स्मॉल क्लाउड गैलेक्सी है। यानी एक छोटी और एक बड़ी। उसमें से हमारी आकाशगंगा में से एक नन्हा सा तिनका सा एक तारा है, वो सूर्य है। अब इससे आपको प्रश्न आता है कि आखिर ये जो तारे हैं इनका रंग किस पर निर्भर करता है? क्या तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? बताइए, जवाब दीजिए भाई। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई। रोशनी गुड मॉर्निंग, श्रेयांश, शिवाय स्टेटस गुड मॉर्निंग, धर्मेंद्र राजपूत बहुत लंबा वाला नमस्ते लिया है, सिमरन द्विवेदी, सर्वेश नहीं जुड़ा है, ये कहां मिस्टर इंडिया हो गया है। गुड, जरा उत्तर देने का प्रयास करो भाई कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों तारों के बहुत रंग होते हैं और ये सारे रंग डिपेंड करते हैं उसके टेम्परेचर पर, उसके ईंधन पर। काय पे करते हैं? ईंधन से, टेम्परेचर पे। यानी जो तारों का ताप है वही तारों के रंग का सूचक है। क्या? जो तारों का ताप है वही तारों के रंग का सूचक है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए किस टेम्परेचर में तारा नीला होता है, तारे का रंग नीला कब होगा? 50,000 से 28,000 केल्विन टेम्परेचर पर तारे का रंग नीला होगा। कब नीला होगा? 50,000 से 28,000 केल्विन अगर टेम्परेचर है उस तारे का तो उसका रंग कैसा होगा? ब्लू होगा, नीला होगा। याद रखिए क्या होगा? 50,000 से 28,000 केल्विन टेम्परेचर यदि तारे का है तो उसका रंग कैसा होगा?
नीला। अब अगर तारे का रंग नीला श्वेत है, ब्लू व्हाइट, अगर तारे का रंग नीला श्वेत है तो क्या होगा? 28,000 केल्विन से 10,000 केल्विन के बीच टेम्परेचर होगा, तब होगा। क्या होगा? 28,000 केल्विन से लेकर के 10,000 केल्विन के बीच में यदि टेम्परेचर होता है तो क्या होगा? नीला श्वेत, यानी ब्लू व्हाइट। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि श्वेत रंग के तारे का टेम्परेचर क्या होगा, यानी कितने टेम्परेचर पर तारे का रंग श्वेत होता है, व्हाइट होता है? कितना होगा? 10,000 केल्विन से लेकर के 7,500 केल्विन के बीच में। क्या? 10,000 केल्विन से लेकर के 7,500 केल्विन के मध्य यदि टेम्परेचर तारे का रहता है तो क्या होगा? श्वेत। क्लियर? कैसा रंग होगा? श्वेत होगा। दूसरा, श्वेत पीत। अगर तारे का श्वेत पीत रंग है तो टेम्परेचर क्या होगा? या ये पूछा जा सकता है कि इतने टेम्परेचर में कौन सा रंग होता है, तो अब ये क्या कह दिया? श्वेत पीत, यानी 7,500 केल्विन से 7,500 केल्विन से 6,000 केल्विन के मध्य यदि हमारे तारे का ईंधन है, टेम्परेचर है, ताप है, तो क्या होगा? श्वेत पीत। ठीक। अब अगर केवल पीत कलर हो, अब अगर केवल तारे का कलर पीला हो तो क्या होगा? 6,000 केल्विन से 6,000 केल्विन से 4,900 केल्विन के बीच क्या? 6,000 केल्विन से 4,900 केल्विन के बीच यदि किसी तारे का टेम्परेचर है तो उसका कलर कैसा होगा? पीला होगा, पीत होगा। अब नारंगी भी होता है। कैसा होता है? नारंगी भी होता है। कब नारंगी होगा? नारंगी तब किसी तारे का कलर होगा जब 4,000 केल्विन से लेकर के 3,500 केल्विन के बीच उसका टेम्परेचर होगा। क्या होगा? 4,000 केल्विन से लेकर के 3,500 केल्विन, तब कैसा रंग होगा? नारंगी कलर का। अब इसके बाद आता है एक लाल रंग का कलर, रेड। अब लाल रंग का कलर कब होता है, किस टेम्परेचर में होता है? वैसे भी खतरनाक लाल, लाल खतरनाक है, यहां भी खतरनाक है, क्योंकि लाल के बाद गड़बड़ होने वाला होता है। सुपरनोवा विस्फोट होने वाला होता है। वैसे में हम देखते हैं रेड कलर क्या होता है?
अलर्ट के लिए जाना जाता है, अलर्ट करने के लिए, सावधान करने के लिए। तो यहां पर 3500 से 2000 केल्विन के आसपास जब तारे का टेम्परेचर होता है तो उसका कलर लाल होता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। जब हमें इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ होगी तो मेरा कोई भी क्वेश्चन बाउंस नहीं होगा और सब प्रश्न सही होंगे। तो दोस्तों, अब ये जो टेम्परेचर है, जो ताप है, अब हम बताएंगे कि ये है कैसे। आखिर तारे में ऊर्जा बनती कैसे है? अभी आप लोग सोच रहे हैं तारे में तापमान कैसे आता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तारे में यह ऊर्जा आती कैसी है, यह टेम्परेचर बनता कैसे है, तारे का ईंधन क्या है। तो दोस्तों, ईंधन तो ईंधन, हर चीज को ईंधन चाहिए ना। जैसे मैं भी बोल रहा था, मुझे भी एनर्जी की जरूरत थी, ईंधन की जरूरत थी। तो जितना बेमिसाल मैंने आपको पढ़ाया है, उतनी उससे ज्यादा बेमिसाल चाय भी पी है। उसका भी स्वाद बहुत अच्छा था। मेरा तो ये तरीका है, मैं तो हर चीज का स्वाद अच्छा लेना जानता हूं। कुछ लोग पढ़ाई के स्वाद को बहुत कड़वा समझते हैं, लेकिन सच में देखा जाए तो पढ़ाई का जो स्वाद है, जो आनंद है, वो ऐसा स्वाद है जिसकी विवेचना ही नहीं की जा सकती है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में क्या सच में हमने पढ़ा है? जब हम सच में पढ़ने लगते हैं तो बड़ा आनंद आता है। जिस दिन आपका पढ़ने में मन लग गया, उस दिन दुनिया के किसी काम में मन नहीं लगेगा। हर दिन नित्य नया काम करने के बारे में, नित्य नई चीज पढ़ने के बारे में आप सोचेंगे। कंप्यूटर फेल होगा, एक बार पढ़ेंगे, सोचेंगे, सेव हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर वो सूचनाएं निकलती रहेंगी और बढ़िया सा बखान करते रहेंगे। लेकिन वही जब इस पढ़ाई को ड्यूटी समझ के करते हैं, भार समझ के पढ़ते हैं, वो दिमाग से परे हो जाती है। तो हमें कोई काम करना है, आनंद लेके करना है। मैं तो सबको यही सिखाता हूं, जो काम करो कट्टरता से करो, आनंद पूर्वक करो, चाहे अच्छा करो चाहे गलत करो। गलत करो तो गलते कर लो, क्यों? कम से कम उसी का परिणाम ले लो, वो भी बेहतर तरीके से ले लो। अध कचरा काम कोई नहीं करना है। पढ़ना है तो बिंदास पढ़ना है, मजे से पढ़ना है और उसके पारितोषिक को लेकर के दिखाना है। तो दोस्तों, ईंधन जैसे हमारे लिए जरूरत है, गाड़ी के लिए जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है, इस सृष्टि में जो चेतन है सब ईंधन पर डिपेंड है। उसी तरीके से जो हमारा तारा है, उसका ईंधन है हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन, यानी नाभिकीय संलयन। यानी जो हमारे तारे को एनर्जी प्राप्त होती है, ईंधन प्राप्त होता है, टेम्परेचर मिलता है, कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्ट होने से। यानी निरंतर हाइड्रोजन हीलियम में संलयित होने लगती है। दोस्तों, तारे का जन्म ही तभी होता है जब किसी खगोलीय पिंड में
जब किसी खगोलीय पिंड में हाइड्रोजन हीलियम में संलयित होने लगती है, तब उसका जन्म होता है। और जब हाइड्रोजन किसी खगोलीय पिंड में संलयित होने के लिए तैयार होती है, नाभिकीय संलयन के लिए तैयार होती है, यानी जस्ट रेडी टू फायर, अगर किसी खगोलीय पिंड के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में संलयित होने वाली है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भ्रूण तारा। क्या कहते हैं? भ्रूण तारा। यानी जैसे जब आप गर्भ में रहते हैं, 9 माह के पेट में रहते हैं, तो गर्भावस्था होती है, और उसके पहले उसमें भ्रूणावस्था भी होती है। इसी तरीके से हमारा जो तारा है वो भी भ्रूणावस्था होती है। यानी सिमिलर है, यू कैन से किसी भी खगोलीय पिंड में जब हाइड्रोजन हीलियम के संलयित होने के लिए तैयार रहती है, ऐसी दशा में उस खगोलीय पिंड को हम भ्रूण तारे की संज्ञा दे देते हैं। और जिस क्षण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने लगती है, कन्वर्ट होने लगती है, संलयित होने लगती है, उसी समय से वो तारा कहा जाने लगता है, तारे का जन्म हो जाता है। और बिल्कुल हमारे मनुष्य के चरणबद्ध तरीके से ही तारे की जीवन शैली है। अब ये तारा जीवित रहेगा, ये तारा मरेगा भी। जैसे हम लोग आए हैं तो जाएंगे भी, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी हुआ है। उसी तरीके से जिस तारे का जन्म हुआ है वो तारा भी मृत होगा। अब मृत तो उसी वजह से होगा जिस वजह से जन्म हुआ है। आप देखेंगे बहुत गूढ़ बातें हैं। जनरली आपको तो ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान वाला बात बताएगा, वो भी बताते नहीं है। वो तो सब खाली 2 मिनट एक कथा बता करके अपना अकाउंट नंबर देते रहते हैं कि महीने में पर डे कुछ ना कुछ डालते रहना। गलत नहीं कह रहे हैं, है कि नहीं? जितने धर्म, जितने साधु संत, उनका सबसे पहला मतलब है कि आप अपनी आय में से देते रहो, उनका खर्चा चलता रहे। बड़े बड़े सेठ उनको बोलेंगे ईयरली देते रहो, जो छोटा वाला बोला महीने देते रहो, जो बोला रोजमर्रा बोला डेली देते रहो, कि उनको पता है कि अगर ये महीने में, सैलरी वाला तो महीने में दे देगा, पर डे वाला कहीं बुखार आ गया तो जमा किया होगा चला जाएगा, इसलिए पर डे दो, जिससे उनका अकाउंट बंद ना हो। गलत नहीं कह रहे, ठीक है? पहले तो आप देखते हैं अशोक जैसे कैसे राजा हुए, सबको सिखा गए, किसी सन्यासी की बात की जरूरत नहीं थी। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जिस वजह से जन्म हुआ था उसी वजह से मृत्यु हुई थी। जन्म इसलिए हुआ, ईंधन इसलिए हुआ कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने लगी, दहन होने लगी, टेम्परेचर बन गया, है ना? लेकिन जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होगी, हाइड्रोजन समाप्त हो चुकी होगी, तो ईंधन कहां से बनेगा? और जब ईंधन नहीं बनेगा तो जीवित कहां से रहेगा? जब आपको खाना मिलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। जैसे आप युवा में बिल्कुल तरोताजा रहते हैं, चाहे वो पत्थर तोड़ने वाले की लड़की हो चाहे लड़का हो, कपड़े पहना दो तो राजकुमार लगेगा, चाहे सूखी रोटी खाओ चाहे सूखा भात खाओ, बिल्कुल मस्त टनाटन रहेंगे। भगवान ने ऐसा शरीर बनाया है, आप ईंधन भी खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, और थाइमस ग्रंथ भी आपको प्रमोट भी कर रही है। उसके बाद 35 के बाद थाइमस ग्रंथ चली जाती है। अब केवल आपका शरीर आपकी डाइट शीट पे डिपेंड करता है। अच्छा खाएंगे तो अच्छे रहेंगे, बने रहेंगे टमाटर जैसे, जैसे हीरो हीरोइन, नेता, बड़े बड़े व्यवसायी। और छोटा आदमी है 35 के बाद, उसको अगर डाइट शीट नहीं है तो 35 में ही 75 का लगने लगता है ना, है ना? ये हकीकत है, कोई चीजें। तो क्या होगा?
अब जब तारे का हाइड्रोजन समाप्त होने लगेगा तो अब उसका रंग कम होने लगेगा। देखिए, जो मैंने अभी टेम्परेचर का सिलसिला लिखाया ना, आप देखेंगे जब पहले टेम्परेचर होगा तो नीला होगा, है ना। जैसे जैसे ईंधन कम होगा उसका रंग फीका पड़ता जाएगा ना। पहले नीला होगा, फिर नीला श्वेत होगा, फिर श्वेत होगा, फिर श्वेत पीत होगा, फिर पीत होगा, फिर नारंगी होगा, और फिर लाल होगा, और फिर भूरा हो जाएगा। भूरा मतलब लाल दैत्य, रेड जेंट। जब लाल तारा होगा उसका आउटर भाग फूल चुका होगा, क्योंकि अब उसके अंदर ऊर्जा नहीं बची है, उसके अंदर एनर्जी नहीं बची है, ईंधन नहीं है। जैसे हम लोग जब बुजुर्ग होते हैं, युवा में बिल्कुल चिकने, राज कपूर, शम्मी कपूर बिल्कुल टनाटन बने हुए हैं, लेकिन जैसे वो बुजुर्ग होते थे खालें लटकने लगती हैं, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, नहीं पड़ने लगती हैं। उसी तरीके से हमारे तारे का भी आउटर भाग फूल जाता है, आउटर भाग फूल जाता है, और उसकी शक्ल दिखती है लाल दैत्य के समान। इसीलिए उस स्टेज को कहते हैं रेड जेंट। क्लियर? और जिस पल हाइड्रोजन शून्य हो जाती है, उस पल क्या होता है? एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसको कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। जिसको क्या कहते हैं? सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और सुपरनोवा विस्फोट के साथ ही साथ दोस्तों क्या हो जाता है? तारा मृत हो जाता है, तारे की मृत्यु हो जाती है। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये जो तारे का जीवन है, ये जो तारे की सीमा है, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट, तारों की मृत्यु, इस सिद्धांत का प्रतिपादन चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने किया है, और वो भी आपके भारतीय हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से तारे का अंत होता है। लेकिन अब एक और चीज आपको बता दें स्पेशल। क्या? आदमी का अंत होता है तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। जब हम सबका अंत होता है, मनुष्य का अंत होता है, जीवित प्राणी का अंत होता है, तो पंच तत्व में विलीन होता है। मिला तो उसी से, बना तो उसी से, उन्हीं खगोलीय पिंडों से बना हुआ है, और कहीं से नहीं बना हुआ है, उसी से तो बना हुआ है। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद स्वरूप रहता है। कैसे? अगर सूर्य के आकार से छोटा तारा है, सूर्य या सूर्य के आकार से छोटा तारा है, तो उसका जो संघनित पिंड बचेगा, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम का संलयन हो चुका होगा, आउटर भाग तो टूट चुका होगा, लेकिन एक छोटा सा पिंड बचेगा, उसे कहते हैं बौना तारा।